हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए लेके आया है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का फुल सिलेबस, फुल कोर्स, गारंटीड कोर्स, जहां आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फी को। आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिहार का सामान्य अध्ययन या बिहार का जीके, बिहार जीके, जिसके अंतर्गत हमने शुरू किया था बिहार का इतिहास। इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्य बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार का इतिहास को शुरू किया था हमने। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत देखा कि बिहार में मानव की उपस्थिति कब से है, मानव सभ्यता का विकास कब से बिहार में होता है, मानव सभ्यता का विकास कब से हमारे बिहार में देखा जाता है दोस्तों। उसके पश्चात हमने देखा कि प्रारंभिक राज्य का जो उदय होता है बिहार में, कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में देखा। आज का हमारा अगला टॉपिक है इस बिहार के प्राचीन इतिहास के क्रम में महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बिहार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बिहार की बात करें दोस्तों, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बिहार की बात करें तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम महाजनपद काल भी कहते हैं। महाजनपद काल के अध्ययन के स्रोत क्या है, महाजनपद काल की जानकारियां हमें कहां से मिलती है। महाजनपद काल के बारे में जानकारी का स्रोत है हमारा बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्यों से, बौद्ध ग्रंथों और जैन साहित्यों से हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक अत्यंत ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय की बात करें दोस्तों तो इसमें महाजनपद काल के जो 16 महानगर थे, 16 महाजनपद थे, उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से दिया गया, उसकी सूची दी हुई है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी हुई, महाजनपदों की सूची दी हुई है अंगुत्तर निकाय में। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार राज्य में अवस्थित है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित है। तो ये डायरेक्ट सवाल ये भी बन सकता है कि कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित है। 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे। इनके नामों को देखें तो पहला है मगध, अंग और तीसरा हमारा है लिच्छवी। इन 3 महानगरों को या महाजनपदों को हम यदि मैप पे देखें तो 2 महाजनपद जो है हमारे गंगा के, यह बिहार का मैप है दोस्तों, ये गंगा नदी बीचों बीच प्रवाहित होती है। तो गंगा के दक्षिण में 2 महाजनपद हैं और एक महाजनपद गंगा के उत्तर में था। यह था हमारा मगध का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र, उसके पूर्व में अंग और उत्तर में, गंगा के उत्तर में लिच्छवी। ये 3 महाजनपद, महाजनपद काल की बात करें तो 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे। इसके इन महाजनपदों की बात करें तो इनमें भी मगध का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र था। तो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल कि महाजनपदों के बारे में या महाजनपदों की सूची कहां से मिलती है। तो महाजनपदों की सूची की जो स्रोत है अंगुत्तर निकाय है दोस्तों। महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो इसी समय बिहार में जो है, लगभग इसी समय बिहार में 6ठी शताब्दी में ही बिहार में साम्राज्य का उदय होता है। पहली बार भारत में एक विशाल सत्ता या एक सशक्त सत्ता की नींव पड़ती है दोस्तों, जिसे हम मगध साम्राज्य के रूप में जानते हैं। मगध साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो महाजनपद काल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है अगला, महाजनपद काल की बात करें तो उसके पश्चात जो हमारा टॉपिक है
वह है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। भारत में पहली बार एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत भूभाग पर प्राचीन काल में, जिसे हम मगध साम्राज्य कहते हैं, जो संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को न केवल प्रभावित करती है बल्कि संपूर्ण भारत पर रूल करती है। मगध की सत्ता जो है आगे चलकर संपूर्ण भारतीय भूभाग पर रूल करती है या शासन करती है। तो यह बिहारियों के लिए गौरव की बात है कि अतीत हमारा इतना सुंदर है कि संपूर्ण भारतीय भूभाग पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भूटान तक, म्यांमार तक भारतीय शासकों द्वारा या बिहार के शासकों द्वारा रूल किया जाता था। तो हमारा जो अगला टॉपिक बनता है दोस्तों, क्या है वह? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जो पहली सत्ता की नींव पड़ती है बिहार में, मगध साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो हमारा अगला टॉपिक ही है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्या है दोस्तों हमारा अगला टॉपिक? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अर्थात मगध का साम्राज्य के रूप में उभार होता है जो, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि बिहार में या बिहार में ही, मगध क्षेत्र में ही, बिहार में ही सबसे बड़ी सत्ता की या भारत की पहली सत्ता की स्थापना क्यों होती है? उसके पीछे की वजह क्या है? मगध सत्ता के उत्कर्ष की वजह क्या है? तो मगध सत्ता के उत्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो मगध सत्ता के उत्कर्ष के पीछे की सबसे प्रमुख वजह है इसकी भौगोलिक अवस्थिति। मगध की भौगोलिक अवस्थिति। मगध के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसे उत्तर में इसकी नदियां हैं, गंगा नदी जो उत्तर से इसे सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं यह क्षेत्र जो है दक्षिण में पठारी और पर्वतीय क्षेत्र, कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसे दक्षिणी उच्च भूमि प्रदान करती है या दक्षिण से इसे एक तरह से सीमा प्रदान करती है, जिसके कारण यह एक सुरक्षित क्षेत्र है, शत्रुओं के आक्रमण से बचा रहने वाला क्षेत्र है। दूसरी प्रमुख वजह है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों से या झारखंड के क्षेत्रों से इसे खनिज संसाधन, लोहा, कोयला, वन संसाधन तथा युद्ध के लिए हाथियों की आपूर्ति की जो है बात, आपूर्ति जो है हमें कहां से मिल जाती है? वो झारखंड के या दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों से मिल जाती थी। जब लोहा और कोयला मिलेगा हमें, तो उससे युद्ध के हथियार बनाए जा सकते हैं, मजबूत हथियार बनाए जा सकते हैं। और घोड़ा और हाथी का जो है प्रयोग युद्ध में किया जाता है पहली बार मगध सत्ता के स्थापना के पश्चात। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें, और एक प्रमुख बात है भौगोलिक विशेषता की, कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या निक्षेप से जो जलोढ़ मृदा है वो अत्यंत उत्पादक है, जिससे वहां के खाद्यान्न की आपूर्ति भी निरंतर होती रहती है। तो रसद है हमारे पास, युद्ध बनाने के लिए हथियार है, हाथी है, भोजन के लिए उत्पादन होता है खाद्य सामग्री की। इन सब चीजों के सम्मिलित रूप से देखें, और लेटर वैदिक पीरियड में लौह प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है, आयरन टेक्नोलॉजी, उससे हथियार बनाए जाते हैं। इन सब तमाम भौगोलिक चीजों और संसाधनों के सम्मिलित उपयोग से मगध में एक विशाल सत्ता की नींव डाली जाती है। मगध में एक विशाल सत्ता की नींव डाली जाती है। तो मगध की सत्ता या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो होता है या मगध साम्राज्य के नींव डाले जाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा होता है? तो मगध पे जो सत्ता का पहला स्थापना किया जाता है वह बृहद्रथ वंश के शासकों द्वारा किया जाता है। बृहद्रथ वंश के शासकों द्वारा मगध में मगध साम्राज्य की नींव डाली जाती है, बृहद्रथ वंश के शासकों द्वारा। बृहद्रथ जो है शासक है एक, ऐसा माना जाता है कि यह कुरु वंश का शासक था। कुरु वंश के राजा वसु का पुत्र था। बृहद्रथ जो है कुरु वंश के राजा वसु का पुत्र था। इसने मगध में
बृहद्रथ ने मगध में एक सत्ता की नींव रखी, मजबूत शासन की नींव रखी, या मगध साम्राज्य के रूप में एक सत्ता की स्थापना की। बृहद्रथ वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें, सबसे मजबूत शासक की, सबसे प्रतापी शासक जो बृहद्रथ वंश में हुआ उसका नाम था दोस्तों जरासंध। जरासंध के बारे में महाभारत में कई रोचक कहानियां हमें जानने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जरासंध का जो है जन्म के समय वह दो भाग में वो बटा हुआ था, दो टुकड़ों में उसका जन्म हुआ था और मृत अवस्था में जन्म हुआ था उसको मृत समझकर जंगल में फेंक दिया गया था, जहां जरा नाम की राक्षसी द्वारा उसे जोड़कर उसमें जीवन डाला गया था। वहीं से उसका नाम जरासंध पड़ता है। जरासंध के बारे में महाभारत में लिखा गया है या महाभारत में वर्णन मिलता है कि इसे पांडु के पुत्र भीम, महाबली भीम द्वारा जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर मार डाला जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। जरासंध के पश्चात बृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम शासक, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है वह था रिपुंजय। अंतिम शासक रिपुंजय हुआ, जिसे इसके मंत्री पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर दी। मंत्री पुलिक ने हत्या कर दी, रिपुंजय की हत्या कर देता है पुलिक। और पुलिक रिपुंजय की हत्या करने के पश्चात अपने पुत्र को पुलिक मगध के सत्ता पर बिठा देता है। उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, एक अन्य जो है सभासद है या सभा के एक अन्य सदस्य हैं मही नाम के, वो क्या करता है, वो पुलिक और उसके पुत्र जिसे मगध की सत्ता पर पुलिक ने बिठाया था रिपुंजय को मारकर, पुलिक और उसके पुत्र की हत्या करके मही जो है, पुलिक का जो है और उसके पुत्र की हत्या मही कर देता है। पुलिक की हत्या मही कर देता, मही नाम का जो है व्यक्ति, मही व्यक्ति का सभासद पुलिक की हत्या करके अपने पुत्र को, जिसका नाम क्या है, अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की सत्ता सौंप देता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। मगध की गद्दी पर कौन बैठता है, बिंबिसार। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठता है बिंबिसार, अंतिम शासक को हटाकर। तो इसके पश्चात मगध पर जो है बृहद्रथ वंश का शासन समाप्त हो जाता है और बिंबिसार ने एक नए राजवंश की नींव डाली, कहां पर, मगध साम्राज्य में, जिसका नाम था हर्यक वंश। तो अगला टॉपिक है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश अगला क्या है, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, हर्यक वंश के संस्थापक, अभी आपने देखा हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक होता है बिंबिसार। यह 15 वर्ष की आयु में 544 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। 15 वर्ष की उम्र में इसके मगध की गद्दी पर बैठने के बारे में जो वर्णन है वह महावंश नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश नामक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार के 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठने का वर्णन मिलता है दोस्तों।
मगध की गद्दी पर बैठने का वर्णन कहाँ मिलता है? महावंश में 15 वर्ष की आयु में बैठता है। तो अब हर्यक वंश के साथ शासक हैं, संस्थापक हैं बिंबिसार। इनके बारे में कुछ बातों को देखते हैं। हर्यक वंश के जो शासक हुए उनको एक एक करके हम देखेंगे कि उनके शासन काल में क्या क्या जो है मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार होता है, उत्कर्ष क्या होता है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक होता है बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक है बिंबिसार। बिंबिसार बिंबिसार जो है दोस्तों 544 बीसी से 498 बीसी तक मगध की सत्ता पर बैठाता है या मगध में शासन करता है और मगध को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। मगध को एक सशक्त साम्राज्य के रूप में स्थापित करता है। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला जो है तथ्य, बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण किया। अर्थात बिंबिसार ने अपने आसपास के क्षेत्रों को या राज्यों को जीतना प्रारंभ कर दिया और अपना साम्राज्य विस्तार की रणनीति को अपनाया। इसी क्रम में बिंबिसार ने अपने प्रतिद्वंदी अंग प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में मिला लेता है। बिंबिसार जो है अंग को जीतकर अपने राज्य मगध में मिला लेता है। इस प्रकार अंग और मगध के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता समाप्त हो जाती है। और हम आगे बात करें, मगध की जो है प्राचीनतम राजधानी बृहद्रथ शासकों द्वारा जो मगध की राजधानी बनाई गई थी वह थी गिरिब्रज। मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रज थी। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया। विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध अर्थात विवाह के माध्यम से अपने या अपने पुत्रों पुत्रियों का विवाह कर अपने सहयोगियों या अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई बिंबिसार ने। बिंबिसार ने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया। पहली बार हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया। हाथियों का युद्ध में प्रयोग करता है बिंबिसार। पहली बार युद्ध में प्रयोग करता है। पहली बार अस्थाई सेना रखता है। अस्थाई सेना का रखता है पहली बार। बिंबिसार पहली बार अस्थाई सेना रखता है, हाथियों का प्रयोग करता है युद्ध में। और क्या करता है बिंबिसार दोस्तों? बिंबिसार इसके राज दरबार में या बिंबिसार का राज एक प्रसिद्ध राजवैद्य है जीवक, जिसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत को ठीक करने के लिए उज्जैन भेजा गया था। हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। एग्जाम में यह भी पूछा गया है हमारे कि अवंती नरेश चंद प्रगोद को के इलाज के लिए किसे भेजा गया? जीवक। तो यह भी एक फैक्ट है हमारा, तथ्य हमारा। इसके पश्चात बिंबिसार के पश्चात मगध पर या बिंबिसार जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और यह महात्मा बुद्ध या बुद्ध भगवान के समकालीन था। बुद्ध का समकालीन था।
समकालीन था। बिंबिसार का एक छोटा पुत्र अजात शत्रु, बिंबिसार का छोटा पुत्र अजात शत्रु अधीर होकर जब सत्ता उसे नहीं मिलती है तो अपने पिता को ही वह जो है पिता को बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता है और खुद मगध की सत्ता पर बैठ जाता है। तो मगध का अगला जो शासक है, या हर्यक वंश का नेक्स्ट जो शासक है, रूलर है, वह कौन है? अजात शत्रु। अगला शासक है अजात शत्रु। अगला शासक है अजात शत्रु। हर्यक वंश का अगला शासक है अजात शत्रु, या मगध का अगला शासक है अजात शत्रु। यह 498 बीसी में गद्दी पर बैठता है और 460 बीसी तक मगध पर रूल करता है, शासन करता है। 498 में बैठता है और 460 बीसी तक मगध पर रूल करता है। अजात शत्रु के नाम में सबसे पहले बात तो इसका अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु नाम का अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, दुश्मन ना हो। तो अजात शत्रु ने भी अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और अपने जितने भी शत्रु थे उनको या तो जीत लिया, उन पर विजय प्राप्त की, या उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। यही वजह है कि इन्होंने अजात शत्रु का नाम रखा या उपनाम उपाधि धारण की, इसलिए इसका नाम अजात शत्रु पुकारा जाता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। पहला कार्य जो इसने किया, सबसे पहला कार्य अजात शत्रु ने जो किया वह है राजधानी का परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। मगध की प्राचीन राजधानी जो राजगृह वज्र थी, उसने उसे परिवर्तित कर राजगृह को राजधानी बनाई। राजगृह वैशाली जिला में अवस्थित है। राजगृह को बिहार की राजधानी बनाई। राजगृह को बिहार की राजधानी, मगध की राजधानी बनाई। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों? गिरिब्रज के पश्चात राजगृह को राजधानी बनाई। अजात शत्रु भी जो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। इसने लिच्छवियों के विरुद्ध अभियान, लिच्छवियों के विरुद्ध अभियान या षड्यंत्र के, लिच्छवियों के विरुद्ध अभियान किया या युद्ध अभियान छेड़ा। लिच्छवी जो तीसरा विशाल साम्राज्य था, बड़ा राज्य था, उसके विरुद्ध अभियान किया। इसी क्रम में गंगा गंडक सोन के संगम पर एक नगर की स्थापना करता है, एक नगर का नींव डालता है, या सैनिक छावनी के रूप में एक नगर का नींव डालता है, जिसका नाम रखा था इसने पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम। सैन्य छावनी बनाता है पाटलीग्राम, पाटिलग्राम। यही आगे चलकर पाटलिपुत्र के रूप में प्रसिद्ध होता है, जो आगे मगध की राजधानी बनती है। पाटिलग्राम पाटलिपुत्र की मगध की राजधानी बनती है। अगले शासक जो आएंगे इसके अजात शत्रु के सक्सेसर उदयन, उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, अजात शत्रु सैन्य संचालन में जो है, या इसकी जो रण कौशल थी, बहुत ही रण कौशल के लिए, अपने प्रसिद्ध रण कौशल के लिए जाने जाते हैं। इनकी दिमाग जो है युद्ध के क्षेत्र में काफी तीव्र चलती थी। इनके सेनापति या सेना जो है, इनकी सेनाएं जो है, वो नए नए हथियारों को बनाने में जो है निपुण थे और नए नए शास्त्रों को बनाने के लिए नए नए प्रयोग करते थे। तो लिच्छवियों के विरुद्ध जो अभियान ये करता है, उसके समय उसी के लिए दो नए युद्धास्त्रों का इस समय निर्माण होता है। दो नए युद्धास्त्रों, युद्ध की दो नए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। दो नए प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं। महाशिलाकंटक
एक का नाम था महाशिलाकंटक, अभी हम देखेंगे क्या है यह, और दूसरा था महाशिलाकंटक और रथमूसल। रथमूसल, रथमूसल। तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाशिलाकंटक या रथमूसल नामक नए युद्धास्त्रों का प्रयोग कौन सा शासक और या किसके विरुद्ध किया। तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु द्वारा महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक नए युद्धास्त्रों का जो है प्रयोग लिच्छवियों के विरुद्ध किया जाता है। इसके जो महाशिलाकंटक या रथमूसल क्या है दोस्तों, रथमूसल क्या है, आप सबने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब युद्ध का जो सीन दिखाया जाता है, उसमें एक बड़े से पत्थर को कपड़े की सहायता से इस प्रकार जो फेंका जाता है दूर तक, उसी को हम महाशिलाकंटक कहते हैं। महाशिला अर्थात विशाल पत्थर, और उसको दूर तक फेंकने की जो तकनीक का विकास किया गया था, वह मगध साम्राज्य के समय या प्राचीन समय से ही उस तकनीक की खोज कर ली गई थी। और वो जो मूवी है बाहुबली, वो भी प्राचीन उसमें बेस्ड है कहानी पर। उसी प्रकार बाहुबली मूवी में एक और चीज देखी होगी आपने, रथ मूसल जो हम कह रहे हैं, अगला जो हथियार बनाया था रथ मूसल क्या था, तो भल्लाल देव जो जिस रथ पे बैठता है, उसी प्रकार का एक रथ था जिससे शत्रु सेना में या शत्रु के सेना को कुचलने के लिए एक विशेष प्रकार का रथ बनाया जाता था। तो ये दोनों जो है नए हथियार बनाए गए थे अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के पश्चात 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि राजधानी तो इन्होंने जो है गिरिवंश से स्थानांतरित कर राजगिरी को वैशाली बना दिया था, राजगिरी को राजधानी बना दिया था दोस्तों। यह जो है अजातशत्रु भी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु भी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला है। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति होती है। प्रथम बौद्ध संगति से अर्थात सत्संग या बौद्ध विद्वानों का, बौद्ध दार्शनिकों का समागम। प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में ही होती है। राजगिरी में ही प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में होती है बौद्ध संगति 483 बीसी में। कब होती है? 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अजातशत्रु के पश्चात 460 बीसी में अगला शासक आता है मगध की गद्दी पर जो बैठता है। अगला शासक दोस्तों मगध की सत्ता पर या गद्दी पर जो अगला शासक आता है अजातशत्रु के पश्चात, वह है उदयन। कौन है? अजातशत्रु का पुत्र उदयन अजातशत्रु का पुत्र है। 460 बीसी में इसकी गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर। इसने भी जो है राजधानी में परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तित किया। इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कहां से? राजधानी को स्थानांतरित किया। राजगिरी वैशाली से राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह अस्थायी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय उदयन को जाता है। या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी जो है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय भी जो है उदयन को जाता है। स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। उदयन के पश्चात जो इसका मौर्य मगध साम्राज्य का या हर्यक वंश का अंतिम शासक था, वह जो है दोस्तों नागदशक है। कौन है? नागदशक। इसके पश्चात उदयन के पश्चात
मगध का अंतिम या हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नागदशक अंतिम शासक कौन है दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है, जिसकी हत्या काशी के गवर्नर, इसी शासक का, नागदशक का ही गवर्नर है, काशी प्रांत का गवर्नर, काशी का गवर्नर शिशुनाग। नागदशक की हत्या काशी के गवर्नर शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। मगध में कौन से वंश की स्थापना होती है? मगध में जो हम राजवंशों का देखते हैं तो राजवंशों के क्रम में ही हम मगध के इतिहास को कवर करते जाते हैं। तो पहला था हमारा बृहद्रथ वंश, फिर आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात हमारा अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात करें दोस्तों, शिशुनाग वंश की बात करें तो हम जो है बिहार के इतिहास में, प्राचीन बिहार के इतिहास में वैसे सिर्फ केवल उन्हीं तथ्यों को देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशुनाग वंश अगला जो है वह क्या है? शिशुनाग वंश काशी का गवर्नर था, जो बृहद्रथ वंश या हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर मगध की सत्ता पर काबिज हो जाता है। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक है शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कालाशोक। कौन है? कालाशोक। कालाशोक जो है यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वाला है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बौद्ध धर्म का यह भी जो अनुयायी है, इसके समय में, इसके शासनकाल के समय में जो है दूसरी बौद्ध संगति होती है। दूसरी बौद्ध संगति इसके शासनकाल में होती है। किसके? कालाशोक। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, दूसरा होता है कालाशोक के शासनकाल में। इसके शासनकाल में 383 बीसी में सेकेंड या दूसरा बौद्ध संगति होती है, बौद्ध सभा होती है। दूसरा बौद्ध संगति या बौद्ध सभा होती है इसके शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति होती है। बस इसका यही प्रसिद्धि है। इसके पश्चात शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश की स्थापना होती है। मगध पर नंद वंश की स्थापना होती है। नंदों ने काफी लंबे समय तक मगध की सत्ता पर राज किया, रूल किया। तो इसके पश्चात नंद वंश को देखते हैं। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश। नंद वंश मगध की सत्ता पर काबिज होता है। नंद वंश के संस्थापक की बात करें, नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो यह था महापद्मनंद। महापद्मनंद। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि महापद्मनंद जो है शूद्र था, शूद्र शासक था। इतिहास का पहला शूद्र शासक है महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद के लिए सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का हत्यारा कहा जाता है। इन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर अपने राज्य में उनके राज्य को मिला लिया और विशाल सेना की स्थापना या नींव डालता है। कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है दोस्तों क्या है? महापद्मनंद, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने पहली बार सर्वप्रथम जो है इसने कलिंग के विरुद्ध सफल अभियान किया या कलिंग पर युद्ध कर उसे विजित किया। कलिंग पर
सफल अभियान करता है? सफल अभियान करता है महापद्मनंद। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक भी कहते हैं, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक अर्थात जिससे सभी क्षत्रिय डरते हो, सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रिय शासक जिससे डरते हो, वो इसे पुराणों में सर्व छत्रांतक कहता है, कहा जाता है। महापद्मनंद ने स्वयं के लिए एक उपाधि धारण की थी, एक राट, अर्थात एक राट या एक शासक, एक राज, एक ही राजा। इसी प्रकार इन्होंने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया और उसमें सफलता प्राप्त की। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो कि भुवनेश्वर के समीप उड़ीसा राज्य में है। खारवेलों के हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि इसने महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर की स्थापना करवाई थी। कलिंग में एक नहर की स्थापना करवाई थी, एक नहर की स्थापना करवाई थी, एक नहर की स्थापना करवाई थी कलिंग में। कलिंग में एक नहर की स्थापना किसने करवाई थी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है दोस्तों, इतिहास का पहला शूद्र शासक जिससे क्षत्रिय भी डरते थे। इसे पुराणों में ब्राह्मणों का दुश्मन भी माना जाता है। नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद के पश्चात कुल 9 की संख्या में नंद शासकों का उल्लेख मिलता है। 9 शासक हुए नंद शासक। अंतिम नंद शासक महापद्मनंद की बात होगी दोस्तों। महापद्मनंद के पश्चात नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। अंतिम नंद शासक या नंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? धनानंद। धनानंद के समय में ही भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सिकंदर ने अपना अभियान चलाया था, या सिकंदर का आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे होता है। धनानंद के समय पे सिकंदर का समकालीन था धनानंद। सिकंदर के अभियान के समय या धनानंद के समय मगध की सेना इतनी शक्तिशाली थी, मगध का सेना या धनानंद के समय मगध की सेना इतनी मजबूत थी, इतनी विशाल संख्या में थी कि सिकंदर के सैनिकों ने भी जो है मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, ऐसा माना जाता है। परंतु यह जो है धनानंद बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए या बहुत ही क्रूर किस्म का शासक माना जाता है, जिसे प्रजा से कोई विशेष मतलब ना हो, जो विलासितापूर्ण जीवन में व्यस्त हो, और क्रूर शासक के रूप में भी माना जाता है। यह अपने आलोचकों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए कुख्यात है। इसी की सभा में चाणक्य को अपमानित करके बाहर कर दिया गया था। ऐसा जैसा माना जाता है कि चाणक्य को धनानंद की सभा से अपमानित करके बाहर कर दिया गया था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद को सत्ता से बाहर कर, बेदखल कर, उस पर मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त ने रखी। धनानंद अंतिम शासक था। यह जो है सिकंदर का समकालीन है। तो धनानंद के बारे में क्या है? सिकंदर का समकालीन है, सिकंदर का समकालीन। उसके पश्चात धनानंद को चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया, पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी।
धनानंद का समकालीन चंद्रगुप्त भी था। चंद्रगुप्त भी समकालीन है। चाणक्य भी समकालीन है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यह भी समकालीन है। और सिकंदर भी इसका समकालीन है। सिकंदर भी इसका समकालीन है। यह हो गया हमारा दोस्तों नंदवंश। नंदवंश के पश्चात हमारा अगला वंश जो आता है वह है मगध राजवंश। मगध पर मौर्य राजवंश, मौर्यों की सत्ता स्थापित होती है चंद्रगुप्त के द्वारा धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना, नींव डाली जाती है। तो कल या अगले लेक्चर में दोस्तों हम मगध राजवंश, मौर्य राजवंश के बारे में जानेंगे, मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से देखेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। हमारे YouTube चैनल को या YouTube प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।